क्या नाम है आपका? आशुतोष झा। अच्छा, क्या लग रहा है यहाँ अभी कोलकाता पोर्ट में टीएमसी के जो विधायक हैं वो सीआईएसएफ और बीजेपी को सुअर का बच्चा बता रहे हैं, क्या कहें? देखिए, ऐसे तो हम गणतंत्र को मानने वाले लोग हैं, लेकिन फिरहाद हकीम जी तक अगर हमारी आवाज़ पहुँचे तो उनको मैं कहना चाहूँगा कि शोले का एक डायलॉग उन्होंने कह दिया है कि सुअर के बच्चों, जब 2 मई को भाजपा की सरकार बनेगी तो दूसरा डायलॉग जो है चुन चुन के मारेंगे, वो डायलॉग भी यहाँ की जनता और यहाँ के भाजपा कार्यकर्ता उन तक पहुँचाएंगे। दूसरी चीज़, कोलकाता पोर्ट में परिवर्तन का लहर है और ये जो भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ जो फिरहाद हकीम जी ऐसे अब शब्दों का व्यवहार कर रहे हैं, ये उनके तिलमिलाहट को बताता है। उन्हें पता है कि वो कोलकाता पोर्ट से हारने वाले, इसलिए वो किसी तरह हिंसा को भड़काकर, किसी तरह अशांति का व्यवहार लाकर, अशांति का भावना बनाकर चाह रहे हैं कि पोर्ट का चुनाव वो जीत जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। पोर्ट की जनता जो पिछले 10 वर्षों से बेरोजगारी को झेल रही है, हम जैसे हजारों युवा अब परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं और आगामी 26 अप्रैल को कमल का बटन दबाने जा रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का यहाँ पे बढ़चल रैली है और ममता बनर्जी ने रैलियाँ रद्द की है, मोदी जी ने भी रैलियाँ रद्द की। क्या कहेंगे? ममता बनर्जी कह रही बीजेपी वाले तो गुंडे हैं, मोदी जी को गुंडा बता रही, अमित शाह को गुंडा बता रही और उनके हाथों में बंगाल नहीं सौंप सकते, क्या कहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल किसको सौंपेगा और किसके हाथों में जाएगा, ये निर्णय पश्चिम बंगाल की जनता करेगी। आज आप जहाँ पर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पर पूरा यूपी बिहार का क्षेत्र है। आप किसी से बात करिए जाकर, ये ऐसे लोग हैं जो आज से 1-2 पीढ़ी पहले हमारे बाप दादा के टाइम में आए थे नौकरी रोजगार लेने के लिए और इसी पश्चिम बंगाल के मिट्टी में बस गए। ममता बनर्जी तो इन लोगों को भी गुंडा कहती है। ममता बनर्जी तो हम जैसे जो बिहार युवा के लोग आए थे अपने बाप दादा के साथ कि यहाँ उच्च शिक्षा मिले, हमारा भी रोजगार मिले, ऐसे लोगों को बाहरी गुंडा बताती है। इतना ही नहीं, मैं एक हिंदू, एक ब्राह्मण समाज से लगता हूँ। अगर मैं टीका लगाता हूँ, मैं शिखा पहनता हूँ, तो हमको भगवाधारी गुंडा बताते हैं, भगवा टीका धारण करने वाले को गुंडा बोलते हैं। तो उनके हिसाब से जो है, जो बांग्लादेशी रोहिंग्या है एवं ऐसे लोग जो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते हैं, ऐसे सभी लोग पश्चिम बंगाल के धरती पुत्र हैं। जब ममता बनर्जी के समर्थन में तेजस्वी यादव आते बिहार से, वो बाहरी नहीं होते। जब ममता बनर्जी के समर्थन में बिहार से यशवंत सिन्हा आते हैं, वो बाहरी नहीं होते। जब जया बच्चन आती है तो वो बाहरी नहीं होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जो भारत के लोकतंत्र के निर्वाचित प्रधानमंत्री हैं, वो यहाँ बाहरी हो जाते हैं। जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, वो यहाँ बाहरी हो जाते हैं। पीके उनका जो स्ट्रेटेजिस्ट है, और अब तो पीके ने भी ये स्वीकार कर लिया है खुलेआम, एक उनका जो ऑडियो वायरल हुआ था कि यहाँ भाजपा की सरकार बनने वाली है। ये बाहरी अंदरी जो ये तोड़ भेद की, डिवाइड एंड रूल की राजनीति चल रही है, ये राजनीति अब खत्म हो चुकी है। ये राजनीति पश्चिम बंगाल की जनता ठुकरा चुकी है। पिछले 6 फेज में जो है साफ दिख चुका है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की ओर अपना कदम बढ़ा रही है और 7वें फेज में भी आप जिस विधानसभा की बात करें, कोलकाता पोर्ट विधानसभा, यहाँ से भी भाजपा का कमल खिलना तय है। क्योंकि ये कोलकाता पोर्ट क्षेत्र की वो जनता है जहाँ ये मेरे पापा भी, मैं बहुत एक मजदूर परिवार से आता हूँ, इसी आस में आए थे। यहाँ पर एक डॉक हुआ करता था, यहाँ सुबह एक चोंगा बजता था, भोपू बजता था और सैकड़ों लोग वहाँ रोजगार की आस में जाते थे कि आज हमें रोजी रोटी मिल जाएगा। इसको पूरा तहस नहस करके अवैध धंधा बना दिया गया है। अवैध पार्किंग, इलीगल व्यवसाय के हाथों सौंप दिया गया है कोलकाता पोर्ट को। अब लोग इससे त्रस्त हो चुके हैं। 2016 में एक मौका और दिया था, लेकिन हुआ कुछ नहीं। केवल और केवल कोलकाता पोर्ट को अपराधों का अड्डा बना दिया गया। इस सभी से मुक्ति चाहते हैं कोलकाता पोर्ट के लोग, इसलिए फिरहाद हकीम के खिलाफ और पूरे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ सभी पूरे पश्चिम बंगाल की जनता एकजुट होकर परिवर्तन का नारा लिए हुए चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगी। फिरहाद हकीम ये भी कहते हैं कि पश्चिम बंगाल यहाँ पर मिनी पाकिस्तान है। बहुत सारे उनके जो नेता हैं वो कह रहे हैं यहाँ 4 पाकिस्तान बन जाएगा। ऐसे क्यों बयान दिया जा रहा है, आपको क्या लगता है? यही तो उनके सोच को बताता है ना। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 370 हटाकर जिस कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश रची जा रही थी उसको लेते हैं। पीओके के लिए हमारे गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम जान दे देंगे इसके लिए। जहां भारतवर्ष में भाजपा अखंड भारत की राजनीति कर रही है, वहीं पे तृणमूल कांग्रेस के लोग भारत को और 4 देशों में विभक्त करने की बात कर रही है। इस कोलकाता पोर्ट को मिनी पाकिस्तान बनाने की वो बात करते हैं। इससे जो है पूरी जनता, यहाँ की क्षेत्र की जनता जो भी भारतवर्ष को प्यार करती है, जो भी भारतवर्ष को अपना माता मानती है, जो भी भारत माता की जय के नारे लगाते हैं, ऐसे सभी लोग इनके रूप को देख चुके हैं, इनके असली षड्यंत्र को जान चुके हैं। तो ये कि इनकी लड़ाई केवल और केवल भाजपा के खिलाफ नहीं है, इनकी लड़ाई पूरे भारतवर्ष के खिलाफ है, इनकी लड़ाई भारतवर्ष की एकता के खिलाफ है। इसीलिए भारतवर्ष को जो भी अपनी माता मानते हैं, वो सभी लोग ऐसे जो भी दंगा भड़काने वाले बात करते हैं, 4 पाकिस्तान बनाने वाली बात करते हैं, इसके खिलाफ एकजुट होकर ममता बनर्जी को शासन से धक्का देने वाली है। जब वो भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम भागी थी, तभी समझ में आ गया था कि उनका कुर्सी कितना तिलमिला गया, थरथरा गया। नंदीग्राम से वो हार रही है और पूरे पश्चिम बंगाल से 2 मई को तृणमूल कांग्रेस का खात्मा हो जाएगा और जो लोग 4
पाकिस्तान बनाने का सपना देख रहे हैं, वो लोग सभी या तो अलीपुर जेल में पाए जाएंगे या फिर पश्चिम बंगाल से बाहर पाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल में उनको वरना जनता दौरा दौरा कर मारने वाली है। अच्छा, कोरोना के चलते चुनाव आयोग ने, ममता बनर्जी कह रही थी कि सारे चुनाव एक साथ किया जाए, जबकि चुनाव आयोग ने मना कर दिया है और वो कह रही कि चुनाव आयोग ऐसा करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहिए। देखिए, ममता बनर्जी के लिए जो है केवल और केवल कोलकाता पुलिस ही उनका ईमानदार है, बाकी ईडी भाजपा का है, सीबीआई भाजपा का है, इलेक्शन कमीशन भाजपा का है, सुप्रीम कोर्ट भाजपा का है। देखिए, मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, एक लॉयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर को जानते हैं कि केंद्रीय सरकार के हाथ में कुछ योजनाएं होती है, कुछ संस्थाएं होती है और कुछ राज्य सरकार के भी। लेकिन जो ममता बनर्जी है वो फेडरल स्ट्रक्चर को ठेंगा दिखाने का काम करती है कि केंद्र सरकार की जो भी संस्थाएं हैं उसको भाजपा का एजेंट बना दे। ऐसा नहीं है कि सीबीआई आज बना, इलेक्शन कमीशन आज बना है, जो भी केंद्र में सरकार होती है उसी के दिशा निर्देश पे वो काम करते हैं। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भाजपा के इशारे पर काम करती है। वो 3 आयोग 3 चरणों का चुनाव एक साथ इसलिए कराना चाह रहे थे ताकि वो गुंडागर्दी कर सके, बूथ कैप्चर कर सके, ईवीएम को नुकसान पहुंचा सके, बैलेट को नुकसान पहुंचा सके। अब इलेक्शन कमीशन जान रही है 2018 में पंचायत चुनाव में आप सभी को पता होगा कि 50% सीटों पर कोई नामांकन ही नहीं हुआ था विपक्षी दलों का। 140 कार्यकर्ता हमारे पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए थे। तो इलेक्शन कमीशन का ये दायित्व तो बनता है कि वो एक लोकतांत्रिक तरीके से हिंसा के बिना एक चुनाव करवाए। इसके लिए उन्हें ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी के बातों को सुनने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पता है कि पश्चिम बंगाल में किस तरह चुनाव करवाना है और इलेक्शन कमीशन अगर 7 चरणों में चुनाव करा रही तो उन्हें क्या दिक्कत है। जितना प्रचार करने का समय हमें मिल रहा है उतने ही प्रचार करने का समय तो तृणमूल कांग्रेस को भी मिल रहा है। आप उस प्रचार का लाभ उठाए, लेकिन उन्हें पता है वो प्रचार करके तो जनता का वोट उठा नहीं पाएगी। वो वायलेंस करके, हिंसा करके वोट उठाने का काम करेगी, चुनाव को प्रभावित करने का काम करेगी। इसीलिए वो तिल मिला रही है। सीआरपीएफ को भाजपा का आदमी बता देती है, सीआईएसएफ को भाजपा का आदमी बताती है, इलेक्शन कमीशन को भाजपा का आदमी बता देती है। देखिए, इलेक्शन कमीशन जिस दिन ममता बनर्जी पर बैन लगाती है उसी के अगले दिन राहुल सिन्हा और दिलीप घोष पर भी बैन लगता है। हम लोग तो उस फैसलों को स्वीकार करते हैं हाथ जोड़ कर कि हो सकता है हमने कुछ अवहेलना की हो, हमने उल्लंघन किया हो। फिर ममता बनर्जी आकर किसी भी संस्था को मानने का बात क्यों नहीं करते? इससे साफ समझ में आता है कि भारतवर्ष की जो राजनीति है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो यूनिटरी स्ट्रक्चर है, उसको वो नहीं मानती है। और भारतवर्ष में कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा राजनीतिक दल जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता हो, गणतांत्रिक व्यवस्था को नहीं मानता हो, उसको इस लोकतंत्र में राजनीति करने का हक नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। इसीलिए लोकतांत्रिक तरीके से आगामी 2 मई को ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल से दूर भगाकर बोला जाएगा कि आप जाइए बांग्लादेश या कहीं और अपने हिसाब से सरकार चलाइए। ये स्वेच्छाचारी सरकार को अब तृणमूल कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में और नहीं माना जाएगा। अभी जो देश में कोरोना चल रहा है उसके पर बहुत बड़ी राजनीति हो रही है विपक्ष और सरकार के बीच। राहुल गांधी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले कोरोना फैला रहे हैं और वो कह रहे हैं मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। गुजरात में देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी मूर्ति बनाएगी, उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। कह रहे हैं कि अस्पताल बनाए जाते तो ये चीज़ नहीं होती। क्या कहेंगे? देखिए, जो लोग मंदिर मंदिर कहकर अस्पताल बनाने की बात कर रहे हैं, 70 सालों से तो वही सत्ता में थे ना। उन्होंने कितने अस्पताल बना दिए। आज हम अगर एक मंदिर बना देते हैं या एक पर्यटन स्थल जो एकता की मिसाल है, आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वो बना देते हैं तो हम पर व्यंग कसते हैं। आज आपको पता होगा कि राम जन्मभूमि जो तीर्थ क्षेत्र है, जो ट्रस्ट है, उसने 2 ऑक्सीजन प्लांट को इंस्टॉल करने का कल ही घोषणा किया है। हम मंदिर बनाने की बात करते तो वो मंदिर दंगा भड़काने के लिए, आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं बनाते। वो मंदिर भी कहीं ना कहीं भारतवर्ष की सेवा के लिए, भारतवर्ष की संस्कृति को प्रतिलक्षित करने के लिए बनता है। और ये लोग जो हज हाउस बनवाते हैं, पश्चिम बंगाल में बहुत सारे हज हाउस बने। समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में हज हाउस बनाती है, सफाई महोत्सव कराती है, उससे क्या लाभ हुआ? आज पूरे केंद्रीय सरकार को घेरने की बात तो हो रही है, लेकिन आप सभी को पता होगा जब फर्स्ट वेव आया था कोरोना का पश्चिम बंगाल में, तब पश्चिम बंगाल की क्या हालत हुई थी। उस कोरोना काल में तृणमूल कांग्रेस के लोग चावल चोरी करने में व्यस्त थे। उस कोरोना काल में तृणमूल कांग्रेस के लोग राशन चोरी करने में व्यस्त थे। उस कोरोना काल में भी राहुल गांधी जो है हमेशा देश को तोड़ने की, देश में दंगा लगाने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी के कोरोना के खिलाफ युद्ध को आज पूरा विश्व सराह रहा है। आज की मैं बात करता हूँ, फ्रांस के जो प्रधानमंत्री है उन्होंने भारत के समर्थन में ट्वीट किया है कि भारत के साथ हम हैं कोरोना की लड़ाई में। पूरे भारतवर्ष में नरेंद्र मोदी जी के जो अंतर्राष्ट्रीय, जो इंटरनेशनल जो पॉलिसी है, जो राजनीति का ढर्रा है, उससे आज पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि पूरे पश्चिम बंगाल का और भारत की जो अन्य राजनीतिक दल है वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी के साथ नहीं करे। आज जब पूरा मानव समाज, पूरी मानव जाति, पूरा ह्यूमैनिटी जो है आज लड़ाई कर रहा है इस कोरोना नामक महामारी से, ऐसे में भी जो है
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एवं राहुल गांधी जैसे लोग भारतवर्ष में अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इससे ज़्यादा धिक्कारजनक और कुछ नहीं हो सकता। आज पश्चिम बंगाल में चुनावी रैली थी, नरेंद्र मोदी जी ने उस रैली को रद्द करके एक हाई लेवल मीटिंग बैठाया। योगी जी कोरोना में रहते हुए भी स्वयं पूरे उत्तर प्रदेश की ये मीटिंग ले रहे हैं। लेकिन आपको पता होगा कि कोरोना काल में 10 से 12 बैठकें लिए नरेंद्र मोदी जी सभी मुख्यमंत्रियों का। ममता बनर्जी उस बैठक में नहीं जाती, आपको पता होगा। आखिर ऐसा क्या अहंकार है? वहाँ नरेंद्र मोदी भाजपा के नेता के तौर पे नहीं बैठते, वो इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में बैठते हैं। उसके बाद भी यहाँ के मुख्यमंत्री जो उस बैठक को बॉयकॉट करती है, बहिष्कार करती है। एक घमंड उन्हें किस लिए? एक तो पश्चिम बंगाल जो है कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ नहीं पा रहा है, और जब केंद्र सरकार उनका मदद करना चाह रही है कि पश्चिम बंगाल भारतवर्ष का अभिन्न हिस्सा है, नरेंद्र मोदी जिसके लिए सोचते हैं, तो उसके खिलाफ वो आ जाते हैं, बोलते हैं नरेंद्र मोदी को नहीं मानेंगे, नरेंद्र मोदी का कुछ स्वीकार नहीं करेंगे। इस तरह जो एक पश्चिम बंगाल जो है बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है ना कि आज़ादी के बाद हमेशा से इस तरह की गलत राजनीति का शिकार रहा है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ वाम की सरकार थी, जब 14 में परिवर्तन हुआ, मोदी जी की सरकार आई तो यहाँ पर ममता की सरकार आ गई। हमेशा केंद्र सरकार और राज्य सरकार में जो टेंशन चलता रहा उससे पश्चिम बंगाल बहुत पीड़ित रहा है। इसीलिए इस बार डबल इंजन की सरकार बनाएगी, और इस कोरोना संकट में भी मुझे पता है कि सभी दल, सभी लोग मिलकर अवश्य भारतवर्ष की जनता इस कोरोना महामारी से भी उभरेगी, ऐसा विश्वास है मुझे। धन्यवाद सर, थैंक यू।